वही। अच्छा, देखो, तो पेडिग्री की बात की जाए पहले, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा एक क्वेश्चन समझा देता हूँ बस। जेनेटिक्स। देखो, जैसे एक पेडिग्री का डायग्राम मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये एक पेडिग्री डायग्राम है और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि ये अगर कोई बंदा होगा, आपको पता है कलर ब्लाइंड मेल होगा, ये मेल विद कलर विज़न होगा, है ना? और ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी और ये फीमेल विद कलर विज़न, है ना? तो मतलब जो आपको भी पता है जो डार्क वाले ये ब्रैकेट्स होते हैं, वो डिज़ीज़ होते हैं और ये ब्लैंक वाले जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक देखो यहाँ साफ-साफ समझ में आ रहा है, पेडिग्री हम बता सकते हैं, तो क्या है? वो कह रहा है कि एक फीमेल है, जो कि कलर ब्लाइंड है। तो फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है, तो सीधे-सीधे उसका क्या जीनोटाइप होगा? एक्सी एक्सी। उसकी शादी हो जाती है किससे? एक मेल जो कि नॉर्मल कलर विज़न वाला है ना? तो देखो, तो यहाँ पर एक मेल है व्हिच हैव कलर विज़न एक्स और वाई, ठीक है? अब जब इसकी शादी होगी, तो इसके कितने 4 बच्चे हुए। अब वो कह रहा है देखो, यहाँ पर ये कौन है? ये 2 दे रखे हैं, तो ये कौन होंगे? ये दोनों इसके बेटे होंगे, सन। ये सन होगा, ये सन होगा और ये कौन होगी? ये डॉटर होगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपको भी पता है कि दोनों लड़के जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, तो सन कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे ना? तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? अब देखो इसके जो दोनों सन हैं और ये एक डॉटर है, तो उसने कहा कि दे हैव 3 ऑफस्प्रिंग, समझे? क्वेश्चन होगा कि दे हैव 3 ऑफस्प्रिंग, तो समझ लिया जाए। मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे कलर का ले लेता हूँ, देखो। तो यहाँ पर ये क्या होगा? इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा XCY, XCY और डॉटर है, तो डॉटर नॉर्मल है, ठीक है? डॉटर नॉर्मल है, इसका क्या मतलब होगा? कैसी होगी डॉटर? हाँ जी, कैसी होगी? कैरियर। वेरी गुड, डॉटर विल बी कैरियर, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? XC और X, बस यही हमें दिमाग लगाना है। अब वो कह रहा है कि ये जो डॉटर है इसकी शादी एक ऐसे बंदे से हो जाती है जो खुद में कलर ब्लाइंड है, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? जब ये खुद में कलर ब्लाइंड है, तो इसका मतलब अब ये मेल है और कलर ब्लाइंड है क्योंकि ये कलर्ड है, तो इसका क्या जीनोटाइप होगा? इसका ये जो दे रखे हैं ना, नंबर जो दे रखे हैं, इनके जीनोटाइप ही पूछ रहा है, ठीक है? अब ये हो जाएगा XC और Y। अब क्या होगा? इसके जितने भी बच्चे होंगे, अब कौन-कौन हुआ? देखो, अब जब इसकी शादी इस आदमी से हो गई, तो इसके 2 बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ये 7 वाला कौन होगा? तो 7 वाला ये मेल है ना? तो मेल कैसा हो सकता है? मेल नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता यहाँ पे? हो सकता है। यस सर, हो हो सकता सकता है। है, तो XY हो सकता है ना, देखो बिल्कुल सही है, करेक्ट दिया हुआ है, मेल नॉर्मल हो सकता है। फीमेल कैसी होगी? फीमेल कैरियर भी हो सकती है और डिजीज़ भी हो सकती है ना? कैरियर होगी। हाँ, नो। तो इसका मतलब यस ये क्या सर। है? एक्सी एक्स फीमेल कैरियर है, ठीक है? अब ये वाली जो फीमेल है, अब देखो, अब ये वाली जो फीमेल है, इसके एक नॉर्मल मेल से शादी हो जाती है, सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, एक्स और वाई, है ना? अब इसकी इससे शादी हो जाती है, एक्स और वाई है। अब इसके बाद इसके 2 लड़कियाँ हैं, है ना? दोनों डॉटर हैं, दोनों यहाँ पे नॉर्मल दिख रहे हैं, क्या सही हो सकता है? देख लेते हैं सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है, ये एक्स एक्स हो सकती है ना? और ये भी नॉर्मल हो सकती है, एक्स एक्स, नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, समझिए बात को? यहाँ पे या तो ये एक्स 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 हो सकती है या एक्ससी और एक्स एक्स हो सकती है। हो सकती है ना? तो यहाँ पर इसकी 2 लड़कियाँ हैं, इन दोनों की 2 लड़कियाँ हैं। तो यस दोनों सर। लड़कियाँ नॉर्मल भी हो सकती हैं, दोनों लड़कियाँ कैरियर भी हो सकती हैं, एक लड़की नॉर्मल और एक लड़की कैरियर भी हो सकती है। तो जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी दोनों की है, ठीक है ना? लेकिन अब आइए,
ये वाली जो लड़की है 11th वाली, ये कैरियर है या फिर ये नॉर्मल, इस बात से प्रूव हो जाएगा जब इसकी शादी इस आदमी से हुई। अब ये आदमी तो नॉर्मल मुझे दिख रहा है, XY से हुई, लेकिन इसका जो लड़का हुआ उसको हीमोफीलिया है। अब वो हीमोफीलिया का जीन कहां से आया होगा? मदर से। मदर से। इसका मतलब कि 11th मदर वाली से जो मदर है 101% ये कैरियर। कैरियर ही थी, ये नॉर्मल नहीं थी। लेकिन 12th वाले को अपन नहीं बता सकते हैं जब तक इसकी किसी से मैरिज नहीं होती। तो 12th वाले में ऑप्शन क्या होगा? XX XY, और 11th वाले में क्या होगा? XX और XC, सॉरी X XC। अब आइए, ये कह रहा है कि ये इसका लड़का हुआ, मतलब क्या है? XC और Y, सॉरी X, हाँ सही है, XC और Y। तो ये क्या हुआ? ये लड़का डिसीज है, इसकी शादी एक नॉर्मल लड़की से होती है, और वो कह रहा है कि इसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, और दोनों डिसीज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ये जिस लड़की से शादी किया वो कैसी रही होगी? कैरियर। कलर ब्लाइंड। कैरियर भैया। ये अच्छा कैरियर, नॉर्मल सॉरी होती, सॉरी कैरियर। नॉर्मल होती तो इसका लड़का तो डिजीज हो सकता था, लेकिन इसकी लड़की डिजीज नहीं हो सकती थी। नहीं नहीं, लड़का भी डिजीज नहीं हो सकता था। तो क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ऐसे दिमाग Yes, लगाना sir. पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, समझो। कोई किसी तरह से अगर कोई शॉर्ट टिक बताया फॉर्मूला तो वो सब बेकार है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लॉजिकल है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और पेडिग्री ऐसे ही आता है। आपको ऐसे दिया होगा कि इसमें से जीनोटाइप क्या हो गया, 5th नंबर वाले की जीनोटाइप बता दो, 6 वाले का जीनोटाइप बता दो, 8th वाले को बता दो जीनोटाइप, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? सर बोलो बोलो। सर वो जो 2 नंबर वाला मेल है उसके ऊपर X कैपिटल C और Y लिखा हुआ था मैंने काट ऑलरेडी दिया, सर। हाँ गलत इसे लिखा था, मिटा दें। गलत ओके गलत, मैंने इसीलिए ऊपर लिख दिया था, वो गलत लिखा होता। ये वाला सही जो मैंने ऊपर लिखा हो, वरना फिर वो व्हाइट हो जाता ना ये वाला कॉलम। ये मेल तो कैरियर कभी हो ही नहीं सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये पेडिग्री थी। क्लियर भाई? ऐसे ही हीमोफीलिया की आएगी, इनमें दो में से कोई एक पूछा है, हीमोफीलिया या ये कलर ब्लाइंडनेस। और पेडिग्री आपको स्कूल में बनाने के लिए भी आ सकती है। किसी को डाउट कोई? इजी है ना? सर मतलब हमें ये चीज, सर ये चीज बनाने को आएगी या वो हमसे ये पूछेंगे कि 3 का जीनोटाइप बताओ? ये स्कूल में अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन इस आएगा और नंबर। कैटेगरी में, तो अगर स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो 2-3 जनरेशन बनाने के लिए का एक क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे दिया होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये स्कूल में आपके आता बोर्ड में, तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन दिया होगा कि a disease, a color blind female got married with a normal person, ठीक है, and they have 3 offspring in first generation, where 2 females, no, sorry, 1 female, 1 daughter and 2 sons, and the got married with a normal daughter got married with a affected person or a color blind man. What are the probability of, okay, what are the probability of the offspring to get color blind color this disease, है ना? या what is the percentage, ऐसे पूछ सकता है। या फिर काइंडली 3 जनरेशन का दे दिया कि they have got a daughter and a son, a daughter is normal and son is also normal, kindly draw the pedigree chart for the same, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको दिमाग लगा कि पेडिग्री बनाना पड़ेगा, उसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा अगर स्कूल में आया। अब बोर्ड में जब, सॉरी ये बोर्ड का मैं बता रहा था। अब अगर क्वेश्चन आएगा नीट में, तो नीट में ये दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा तीसरा चौथा वाला इसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है? या फिर ऐसे बता देगा कि ये मेल डिजीज है, फीमेल कैरियर है, और उसके एक बेटी 2 बेटे हुए, और बेटी की शादी जो हुई नॉर्मल पर्सन से हुई, लेकिन व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंड डॉटर टू गेट द डिजीज और टू बिकम कैरियर, है ना? तो अब आपको वो निकालना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा कहीं पर रफ में, तब आप बता पाओगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। परसेंटेज पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पेडिग्री के क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, और ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना? जैसे यहाँ पे हमने 11th वाले में प्रूव कर दिया कि पहले हमने क्या किया, हमने नॉर्मल वाला बना दिया, फिर इससे देखा फिर ये, तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये नॉर्मल है तो इसको डिजीज नहीं हो सकती है, लेकिन इसको डिजीज है, तो हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब ये कैरियर रही होगी, और हमने इसका जीनोटाइप निकाल लिया। ठीक है, और बताओ।
तीशा समझ आया क्या? बस सर, थैंक यू। वेलकम। यस सर। ठीक है, अनुष्का, देव्यम, यस सर। दिव्यांशी, जुआरिया, बताओ बेटा समझ में आया? यस सर। ठीक है, करना क्वेश्चन, और अगर कहीं फंसना तो फिर से पूछना, ठीक है? पेडिग्री आप करोगे तभी आपको मतलब और ज्यादा दिमाग में जाएगी, लाइक मैथमेटिक्स। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक, पढ़िएगा पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स, और फिर से कहीं से डाउट आए तो फिर से पूछिएगा, लेकिन जेनेटिक्स का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आते हैं, कहानी क्या है वो समझते हैं। तो जैसे आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करते हैं, वैसे ही आप देखते हैं कि इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए, द डीएनए दे रखा है, डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है। जो लोग मेरे साथ क्लास 11th में थे, उनको डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया क्या? सर। थोड़ा-सा एनसीईआरटी में उल्टा दिया गया। पहले इन्होंने बता दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर, फिर डीएनए खोजा कैसा गया। ऐसे कैसे होता है यार? ऐसे थोड़ा ना होता है। तो होता कैसे? ऐसे होता है कि पहले भाई साहब ये तो बताओ कि डीएनए खोजा कैसे गया, है ना? तो समझिए पूरी कहानी। मैं आपको पूरी कहानी समझा दूँगा, फिर आपको ये आसान लगने लगेगा। तो पहले पेशेंस से मेरी कहानी सुनिएगा, है ना? जो भी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि बड़े लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि जो डीएनए है, नहीं सॉरी, ऐसे लंबे समय तक तो मेंडल ने कहा कि भाई साहब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कोई चीज़ ट्रांसफर होती है तो वो क्या है? वो फैक्टर है ना? तो मेंडल ने कहा, समझिए बात को, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। तो हमारे मेंडल साहब ये कहते हैं, उनका कहना था कि देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ है उसको बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर क्या है? ये कोई इनविजिबल चीज़ नहीं है। फैक्टर इज़ अ फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट। उन्होंने बोला कि फैक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन व्हिच कैरी द कैरेक्टरिस्टिक। तो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, उसको बाद में वाल्डेयर ने खोजा क्रोमोसोम। और क्या कहा गया? उसको जॉनसन ने कहा। जॉनसन ये कहता है कि भाई देखो, मेंडल जिसको ये कह रहा है फैक्टर, वो एक्चुअल में क्या है? जीन है। ठीक है? तो मेंडल ने कहा कि ये फैक्टर, और उसको जॉनसन ने कहा जीन। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया, और बोला गया कि जो क्रोमोसोम है, इन्हीं क्रोमोसोम में जीन्स आते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। लेकिन एक लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि ये फैक्टर जो जीन है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो बहुत समय तक ये माना जाता रहा, कब तक, कितने समय तक? 1944 तक। 19 सॉरी 44, नॉट 40, 1944 तक माना जाता रहा कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है? प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक, कब? बिफोर 1994, 1944। लेकिन इसके बाद कई बार प्रयास किए गए। अब ये बात प्रूव करने के लिए तो कुछ साइंटिस्टों का मानना था, है ना? तो यहां पर अब क्या था? देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का था? कुछ लोगों का कहना था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ का कहना था कि जेनेटिक मटेरियल जिसको मेंडल कह रहा है कि ये भाई फैक्टर है, जिसको वोल्डेयर कह रहा है कि क्रोमोसोम है, जिसको जॉनसन कह रहा है कि जीन्स है। तो कुछ लोगों का मानना था कि भैया ये जो जीन है ये प्रोटीन है। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन ही वो चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है एंड ब्रिंग्स डाउन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ का कहना था नहीं भाई ये गलत बात है, प्रोटीन नहीं है, इट्स अ डीएनए। तो कुछ लोगों का मानना था डीएनए। अब यहाँ पे अब हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए। इस बात को प्रूफ करने के लिए, है ना, बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्टों ने कहा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए और प्रूफ कर दिया जाए कि आखिर ये प्रोटीन है या जीन्स है। एक ही चीज हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहानी यहां पे स्टार्ट होती है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक आपका यहीं पे स्टार्ट हो गया। मेंडेलियन अपन पढ़ चुके हैं। मेंडेलियन कहता है फैक्टर होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं हमने पढ़ लिया कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है।
तो उसने ये बता दिया कि फैक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, पैटर्न क्या होता है। अभी तक ये कहानी नहीं पता थी कि आगे फैक्टर है क्या चीज, किस बला का नाम है। ठीक है, अब मामला यहां पे अटक गया कि फैक्टर किस बला का नाम है। तो कुछ भाई लोगों ने कहा कि प्रोटीन है, कुछ ने कहा नहीं डीएनए है। ठीक है, कुछ का कहना था नहीं भाई दोनों चीजें, राइट। लेकिन कुछ साइंटिस्ट आ गया, उन्होंने बोला कि आखिर प्रूव तो किया जाए, ऐसे कैसे कि भाई बोल दें कि प्रोटीन है, कैसे कैसे बोल दें कि ये डीएनए है। ठीक है, लेकिन 1944 से पहले, 1944 से पहले पूरी जनता यही समझती थी कि the genetic material is protein, it is transferred from one generation to another and it brings down the characteristic. लेकिन 1944 के पहले भी और इसके बाद भी कुछ 1944 के बाद एक मोहर लग गई कि नहीं ये डीएनए है, ये प्रोटीन नहीं है। अब देखो, तो प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा आता है बोर्ड में। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को जो सबसे पहले दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने कहा कि भाई साहब, मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा था वो एक्चुअली क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो मेंडल ने, समझो, जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा, ग्रिफिथ ने उसको क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। और उसने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, मेंडल जिसको फैक्टर कर रहा है ये भाई साहब एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है और कैरेक्टरिस्टिक को ले जाता है। ये कहानी है 1928। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने प्रूव कर दिया कि मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा है वो एक केमिकल है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, समझते जाइएगा, जहां डाउट हो मुझसे पूछिएगा। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई में और उसने कहा कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक, मेंडल उसी को फैक्टर कह रहा था और यही कैरेक्टरिस्टिक लेकर के जाता। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ और साइंटिस्ट आए, है ना। 3 साइंटिस्ट थे और ये टाइम पीरियड था 1933 से लेकर के 1944 के बीच का टाइम। यहां पर 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककर्थे। एवरी, मैक्लियोड, मैककर्थे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पूरे समझने पड़ेंगे और ये आपके स्कूल में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, काइंडली डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रिफिथ। आपको पूरी कहानी समझानी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट के साथ में, डायग्राम के साथ। तो एवरी, मैक्लियोड और मैककर्थे आए, उन्होंने दोबारा रिकन्फर्म किया, है ना। और इनका कहना था कि भाई ये जो जिसको इन्होंने फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया और इन्होंने कहा कि दिस इज न्यूक्लिक एसिड। नहीं साथ अभी मत लिखो, मैं मतलब ये कहानी नोट कर लेना, जब मैं समझा दूं ना तो आप नोट कर लेना, है ना। ये नोट करनी है आपको, इस सीक्वेंस नोट कर लोगे ना तो आपको बहुत ही क्रोनोलॉजी समझ में आएगी और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो अपन सीधे कूद जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, है ना। ये पूरे नीट में काम आएगी, आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। तो समझिए, तो इन्होंने कहा, ऑन एवरी, मैक्लियोड एंड मैककर्थे 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया। इन्होंने कुछ नया नहीं किया, दे रिवाइज द एक्सपेरिमेंट ऑफ विच, ग्रिफिथ। और इन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल, है ना। इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है जो कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक। अब भाई साहब, न्यूक्लिक एसिड तो 2 चीजें होती है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, और मामला अभी भी मामला फंसा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये प्रोटीन तो नहीं है जो जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और उस आदमी का नाम था हर्शे और चेज, 2 लोग थे। हर्शे एंड चेज। हर्शे और चेज ने कहा कि देखो, एवरी, मैक्लियार्ड और मैककर्थे ये बिल्कुल सही कह रहे थे। 1952 में इन्होंने कहा कि दिस इज दी, दे प्रूव्ड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो इन्होंने प्रूव कर दिया डीएनए और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और ये वही टाइम था जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया किसने, दिस इज द सेम टाइम पीरियड, है ना, 1952 की बात है, जेडी वॉटसन और क्रिक, है ना, एफएचसी क्रिक, तो दोनों ने मिलकर के चौथे नंबर पर फिर क्या आया, 1952 में इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया, और वॉटसन और क्रिक को इस बात के लिए, वॉटसन और क्रिक को इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किस बात के लिए, उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि डीएनए दिखता कहता है, दे रिवील्ड और दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की खोज बहुत पहले हो गई थी, तो याद रखना भाई साहब, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज नहीं की, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये पुराना हो गया, अब नहीं पूछा जाएगा, तो मतलब आ सकता है, ऐसा नहीं, आई कांट डिनाई दैट, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी, अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन हमेशा, जो ईजी क्वेश्चन होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने देखा है बहुत बार, मैंने टेस्ट पेपर दिया और बच्चे ने लगाया ये लो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, इट इज ऑल नॉनसेंस। वाटसन और क्रिक ने बहुत बार में 1952 में डीएनए का मॉडल बताया। इन्होंने बोला कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इज डबल हेलिकल, डबल हेलिकल, और इन्होंने कहा इट इज डबल स्ट्रैंडेड, ये बात इन्होंने बताई। लेकिन इसके पहले फ्रेडरिक मिशर बता चुके थे कि डीएनए होता है, और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए है, और डीएनए की प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, तो डीएनए की खोज प्रेशर नहीं। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ गई पूरी? यस सर। यस सर। तो ये क्रोनोलॉजी नोट कर लो, फिर कहानी शुरू की जाए। तो पहले मैं आपको, अब समझ में आ गया ना कि उल्टा दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में पहले दिया है क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, है ना, तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इसका मॉडल, किसका, ये मॉलिक्यूलर मॉडल जो वाटसन और क्रिक का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा इसका केमिकल स्ट्रक्चर बता दिया है, वो बाद में पढ़ना, वो तो बाद में पता चला ना 1952 में। ये क्रोनोलॉजी नोट करके मुझे बताइए आप, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। सर आपने नाम बताया था, किसने डीएनए डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर। सर स्पेलिंग लिख दीजिए उनकी। फ्रेडरिक MISCHER मिशर, दिया होगा बुक्स में कहीं पे। डन सर। डन भाई, आगे चला जाए। ठीक है, चलो। नो सर, एक सेकंड। हाँ कोई नहीं कर लो। इधर गया मेरा पेन। चलो हमने डन करके बताना करके। डन सर। ठीक है, आगे ये तो हम लोग पढ़ेंगे, हर चीज का और लिखो।
ही प्रूव्ड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने मोहर लगा दी इस कहानी पे कि नहीं भाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो पहली हेडिंग डालिए भाई। सो थर्ड नंबर पे किनके नाम लिखा है? हर्षन चेस। वो सब एक एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में नाम सब दिए गए, एक्सपेरिमेंट सब दिए गए, है ना, शॉर्ट में सब कुछ दिया गया, दिया है सीक्वेंस। बस ये कि थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, एक गलती कर दी कि डीएनए का स्ट्रक्चर पहले समझा दिया, हालांकि हम लोग इससे भी पहले समझ चुके हैं 11वीं की क्लास में। याद है ना, मैंने 11वीं में आपको स्ट्रक्चर बताया था। यस सर। बेटा याद है? यस सर, बताया था सर। मैंने सबको डायग्राम बना के अपने हाथ से शेयर भी किया था, है ना। यस सर है। पूछेंगे, अभी पूछेंगे हम, जरूर पूछेंगे, तैयार रहना। सर एक सेकेंड, वो फोर्थ वाला नंबर दिखा देंगे? फोर्थ वाला देखता हूँ, पॉइंट। हाँ दिखा देता हूँ। फोर्थ वाला था 19 ये वॉटसन एंड क्रिक, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने बोला दे एक्सप्लेन्ड 3D मॉडल ऑफ डीएनए। मैं बता देता हूँ, नोट करो। दे एक्सप्लेन 1952 वॉटसन एंड क्रिक, दे एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ डीएनए and 3D model of DNA, and they said DNA is double helical, double stranded structure। अब मैं आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ग्रिफिथ, चलो एक देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। तो पहले मैं समझा दूं, है ना, पहले मेरी पूरी बात आप लोग समझोगे। ये है फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। थोड़ा ध्यान से इनकी स्पेलिंग नोट करना, गलती मत करना, क्योंकि बोर्ड वाले टीचर की निगाह में पड़ गई, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट बड़े प्रोमिनेंट है, सीधा ऐसे लिख के आया कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना स्पेलिंग समटाइम इट बिकम्स रॉन्ग। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब जो थे, इन्होंने 1928 में, है ना, एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा कि देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल, और उस जेनेटिक मटेरियल का नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। अब इन्होंने किया क्या, तो अब इनके पास हाँ, इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है। अब मेरी बात को थोड़ा कहानी ध्यान से सुनना। इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया है कौन? वो बैक्टीरिया है भाई साहब, ये डिप्लोकोकस निमोनाई। डिप्लोकोकस निमोनाई, डिप्लोकोकस निमोनाई। ये डिप्लोकोकस निमोनाई जो बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, है ना, मतलब दो स्ट्रेन, मतलब ये दो तरह के पाए जाते हैं। तो हमें पता है डिप्लोकोकस मतलब गोल गोल दिखने वाला कोई बैक्टीरिया होगा, है ना। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया में, इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक बैक्टीरिया वो है ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से दो टाइप के बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया में एक वो बैक्टीरिया है जिनकी की ऊपर का जो कैप्सूल है वो स्मूथ कैप्सूल है, दे हैव, ठीक है, दे हैव स्मूथ कैप्सूल। इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला ये एस स्ट्रेन। एस का मतलब क्या हुआ? स्मूथ वाला, है ना, तो इसको बोला एस स्ट्रेन। तो ये स्मूथ कैप्सूल था। इसका जो स्मूथ कैप्सूल था, ये कैसा था? ये पॉइजनस था, है ना।
तो हमने कहा कि ये पॉइजनस बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, इट किल्स व्हाट, माउस। तो ये माउस को मार देता है, किल्स माउस। क्यों भाई, ये डिजीज फैला देता है, क्यों? ये जो इसका स्मूथ कैप है ये कैसा है, दिस इज पॉइजन, ये पॉइजन की तरह काम करता है ना। तो हमने कहा ये माउस को मार देता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो एस स्ट्रेन है ये बीमारी फैलाती है और इसी को हमने क्या बोला, वायरुलेंट। समझ गए? दूसरा वाला बैक्टीरिया है उसको कि हमने कहा इसका जो ऊपर वाला कैप्सूल था, कैप्सूल तो इसमें भी है, इसका कैप्सूल कैसा था, इट हैव रफ कैप्सूल, इसका कैप्सूल रफ था। और ये कैसा है, नॉन पॉइजनस। और ये क्या करता है, डू नॉट किल माउस, डू नॉट किल माउस, ये माउस को नहीं मारता है। तो हमने इसको बोला आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन से माउस नहीं मर रहा, तो आर स्ट्रेन कैसी है, हाँ जी भाई साहब कैसी है, नॉन वायरुलेंट। हमने कहा ये बीमारी नहीं फैलाएगी, तो हमने इसको नॉन वायरुलेंट, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के डिप्लोकोकस pneumoniae बैक्टीरिया हैं, ये निमोनिया फैलाते हैं माउस में जिससे माउस मर जाता है। एस स्ट्रेन अगर है तो वो बीमारी फैला सकती है, आर स्ट्रेन बीमारी नहीं फैला सकती। ठीक, अब समझ। अब उसने चूहे पकड़ लिए बहुत सारे। अब उसने क्या किया कि एक इंजेक्शन लिया और उसमें आर सेल्स भर दिया, रफ सेल्स। रफ सेल्स कैसी थी, अब रफ सेल्स मतलब जो हमने चूहे के अंदर सेल्स वाली वो कैसी थी, दे आर नॉन वायरुलेंट। तो ये नॉन वायरुलेंट है। जब ये नॉन वायरुलेंट है तो अब क्या हुआ, इट डू नॉट किल माउस। देखो जगह कम है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं लिखता हूं डू नॉट किल माउस, है ना। तो ये चूहे को नहीं मारेगी। अब इसके ब्लड को निकाला गया, चूहे को ब्लड को निकाला गया और चूहे के, हेल्दी चूहे के अंदर आर सेल्स पाई गई। तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत सारे डुप्लीकेट वो तो डिवाइड तो कर गए, लेकिन उन्होंने चूहे को मारा नहीं। ठीक है भाई, तो इसके ब्लड में हमने पाया कि आर सेल्स मौजूद है इसके ब्लड में, लेकिन फिर भी चूहा नहीं, मतलब ये नॉन वायरुलेंट। अब दोबारा हमने क्या किया, दोबारा हमने अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे लिविंग एस सेल्स ले ली। अब एस सेल्स कैसी हैं, ये तो वायरुलेंट है, हमें पता है वायरुलेंट है। ये जैसे डाला चूहा मर गया, किल्ड माउस, तो इसने माउस को मार दिया। हमने चूहे के ब्लड में देखा बहुत सारी एस सेल्स हमें मिली डेड माउस के अंदर। अब हमने क्या किया, ये जो वायरुलेंट वाली सेल्स थी, बैक्टीरिया की सेल्स थी, हमने इनको हीट किल कर दिया। हीट किल कर दिया मतलब सेल्स मर गई। अब हमने क्या किया कि इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, जब ये हीट किल हो गई तो कैसी हो गई, नॉन वायरुलेंट। हमने माउस के अंदर डाला, माउस नॉट किल्ड, चूहा नहीं मरा। और यहां पर हमने देखा कि यहां पर नो सेल्स, कोई भी बैक्टीरियल, नो लिविंग सेल्स, इनफैक्ट कोई भी बैक्टीरिया की लिविंग सेल्स हमको नहीं मिली। अब हमने क्या किया कि ये वाली और ये वाली, कौन वाली, ये हीट किल्ड और ये वाली सेल्स नॉन वायरुलेंट, तो यहां पे लिविंग आर सेल्स जो कि नॉन वायरुलेंट है ना, लिविंग आर सेल्स मतलब नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट सेल्स, और प्लस कौन सी, प्लस किल्ड, मरी हुई वायरुलेंट सेल हमने मिला दिया और मिला के चूहे के अंदर डाला। और कमाल की बात हमने देखा कि चूहा मर गया भाई साहब, इट किल्ड माउस, इसने माउस को मार दिया। कमाल की बात थी। पहले इंडिविजुअली जो नॉन वायरुलेंट थी वो तो वैसे ही नहीं मार रही थी, और हमने देखा कि जो वायरुलेंट सेल थी उनको मार दिया, हीट किल कर गई, तो वो चूहे को नहीं मार रही थी। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो चूहा मर गया। ये क्या हुआ, अब हमने निकाला, तो हमने जब इसका ब्लड टेस्ट किया तो हमने देखा कि इसके अंदर आर सेल्स एंड एस सेल्स दोनों मिली लिविंग सेल्स थे। तो यहां पर ये लिविंग एस सेल्स तो नहीं थी, तो यहां पर लिविंग एस सेल्स कहां से आए। हुआ ये कि एक बैक्टीरिया था, अब समझिए हुआ क्या, अब ये बात हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। ऐसा हुआ यूं कि यहां पर ये आर सेल थी, रफ सेल्स, है ना, आर स्टेन्स की सेल्स थी। और दूसरा वाला हमारे पास क्या था,
डेड एस सेल, यहां से एक मटेरियल निकला और वो मटेरियल चला गया आर के अंदर, इसके अंदर, और इसने क्या किया, जो रफ सेल वाले बैक्टीरिया थे, इन रफ सेल वाले बैक्टीरिया को, आर सेल को, इट ट्रांसफॉर्म्ड, इतने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एस सेल। ये मटेरियल जो डेड सेल से ट्रांसफर हुआ था, ये क्या है, डीएनए। बैक्टीरिया ने डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया। तो लिविंग बैक्टीरिया ने, लिविंग आर सेल्स ने डेड बैक्टीरिया से डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया और अपने नेचर को चेंज कर लिया, नॉन वायलेंट से वायलेंट बन गई। तो जब नेचर चेंज होगा, जिसको हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म। तो हमने कहा कि मरी हुई सेल से लिविंग सेल्स में एक मटेरियल पास हुआ है, एक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और एक्चुअल में क्या था, डीएनए था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा कि there is a transforming principle which is transferred from dead S cells to living R cells, and it changed the nature of R cells and transformed them into S cells. That's why they killed mouse. ये पूरा जो प्रिंसिपल था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इससे प्रूफ हो गया कि एक मटेरियल है जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और कैरेक्टरिस्टिक लेके जाता है। फ्यूचर में इसी को डीएनए कहा जाएगा। बताओ भाई, सबको क्लियर है? सर अब ये मत कहना दोबारा फिर से बता दो। हाँ बताओ। सर सर मैं ये पूछ रही थी सर, ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या बोला, डेड एस सेल से एस सेल में हुआ है या फिर आर सेल से एस सेल में हुआ है? डेड, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, आर सेल का हुआ ना? ये किसकी किसकी वजह से हुआ? और डीएनए की। डीएनए कहां से आया? ट्रांसफर ऑफ डीएनए। हाँ, डीएनए कहां से आया? डेड सेल से आया। यस सर। समझे? और बताओ, किसी को डाउट पूछे, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे ना समझ में, एकदम बिंदास होकर पूछो। और अगर समझ में आ गया तो ये जो कहानी मैंने बताई है, जो मैंने लिखा है, उसको आप नोट कर लेना, और ये डायग्राम भले चूहा मत बनाना, लेकिन ये डायग्राम जरूर बना लेना। या आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा नहीं जा सकता मतलब स्कूल में, बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि काइंडली एक्सप्लेन दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। आपको पूरा डायग्राम के साथ बनाना। सर जब डीएनए एक्सचेंज होता है तो शेल तो लेकिन हमारा स्मूथ ही रहेगा ना? तो स्मूथ हो गया तभी वायलेंट हो गया। हाँ, आर तो वाली, वो मतलब आर सेल होगा, बेसिकली आर सेल का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन डीएनए चेंज हो जाएगा। नहीं, वो डीएनए अंदर चले जाने से आर सेल के जो कैप्सूल होगा ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हो जाएगा तो मतलब वो बन जाएगा, जाकेट बन जाएगा जैसे हाँ, हमारा राइट राइट। तो ये कहां से आया, ये पॉइजन कहां से बना? डीएनए से। किसके डीएनए से? एस सेल के डीएनए से। ओके। मैंने 11th में जिन लोगों को पढ़ाया था, एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। आमना, मैत्री, सब लोग समझो, याद करो। मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, याद आया? तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया अपने एक्सटर्नल मीडियम से, एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल मीडियम से डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर चेंजेस लाता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। याद आया? यस सर। यस सर। यहीं पे हमने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। समझ आया? दिव्यांशी क्लियर है बेटा? जुआरिया? यस सर। सब लोग बताओ। देव्यम समझ आया बेटा? यस सर। किसी को डाउट हो कहीं पे पूछ लेना, क्योंकि अगर आप अभी कंफ्यूजन नहीं क्लियर करोगे, सो यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एट योर नीट एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल हेजिटेशन मत करना। अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट पे भी दिक्कत हो, मैं दोबारा ब्रीफ कर सकता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन जबरदस्ती का नहीं बोलना कि दोबारा समझा दो, इट टेक्स टाइम। तो पक्का मान लो सबको आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया साइड वाला जो मैंने लिखा हुआ है पेन से? और अगर आ गया हो तो मैं लिखवा देता हूँ, नोट करा देता हूँ।
जी सर, लिखवा दीजिए। चलो बेटा स्टार्ट करो। In 1928, Frederick Griffith an English bacteriologist, Frederick Griffith, an English bacteriologist, experimented with Frederick Griffith and bacteriologist experimented with Diplococcus pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae भी इसी को बोलते हैं, Diplococcus pneumoniae. This is the bacteria which causes pneumonia. This is the bacteria which causes pneumonia in mammals. In mammals, including humans. Next point. There are two strains of this bacteria. There are two strains in bacteria, smooth and rough strain. Next point. Smooth strain is virulent and have a smooth capsule, while rough strain is non-virulent, while rough strain is non-virulent. It do not contain rough strain is non-virulent as it do not contain virulent. It do not contain virulent capsule. ठीक है, next. फर्स्ट पॉइंट को पूरा लिखना पड़ेगा. फर्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट he injected living R cells. First, he injected living R cells in mouse and mouse lives, full stop, mouse lives and नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिखेंगे mouse lives but the R cells were detected from the blood sample of healthy mouse, full stop. Next point, he injected living S cell in mouse
and the bacteria killed mouse. Full stop. And bacteria, 3.2 से repeat कर देंगे. he injected living S cell, injected living S cell in mouse. It killed, bacteria killed the mouse. Full stop. Living S cells were detected from the blood sample of mouse. Full stop. Next point. In third experiment, Griffith killed the S strain bacteria by heat. In the third experiment, Griffith killed the S strain bacteria by heat. Full stop. Heat killed cells were injected and the mouse did not die. And the mouse did not die. सर आपने हीट किल के बारे में बात क्या बोला? Heat killed cells were injected and the mouse did not die. Full stop. No living cells were detected. इसी में है, no living cells were detected from the blood sample of healthy mouse. No living cell were detected from the blood sample of mouse. Next point. In the fourth experiment, Griffith mixed living R cell. Griffith mixed living R cell with heat killed S cell and injected. सर एक बार लिविंग आर सेल के बाद बता दीजिए. आर सेल विद. In fourth experiment, he mixed living R cell with heat killed living R cells with heat killed S cell, and both were injected in mouse. Full stop. The bacteria killed the mouse. The bacteria killed the mouse. Full stop. The living
S cells, the living S cells were detected from living S cells were detected from living S cells were detected from the blood sample of mouse. The blood sample of mouse. Next point. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हर टाइप के बैक्टीरिया में होता है, सभी बैक्टीरिया में 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. By his experiment, Griffith concluded. अब ये लिखो, by his experiment, Griffith concluded that some transforming principle which is a chemical substance, some transforming principle which is a chemical substance from dead smooth bacteria, Sir, after transforming principle, a chemical substance from dead smooth bacteria had entered in living rough bacteria. Full stop. This chemical have transformed our bacteria into virulent S bacteria. ठीक है, दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. बताओ, आप कोई डाउट हो, कहीं पे कोई डाउट पूछिए, किसी भी तरह का कोई डाउट. no doubts. Sir. कोई डाउट नहीं. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो गया. अब है हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मैककर्थे. मैं स्पेलिंग नहीं लिखता. सबको क्लियर है ना? ध्यान से देखते हैं ना, जहां पे नहीं क्लियर हो बताते हैं ना, और ना बहुत कुटाई होगी अगर किसी ने बाद में बोला सर दोबारा से बता दो. तो मैं हटाने जा रहा हूँ. फाइनली आपने मोहर लगा दी कि आपको सबको आ गया. ठीक है, चलो, बहुत स्मार्ट बन रहे हो, पूछूंगा जरूर मैं. तैयार रहना, जब पूछूं तो आना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो नेक्स्ट पहले मैं आपको हेडिंग डलवा देता हूँ, फिर मैं आपको. तो नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया हुआ था, पहले साइंटिस्टों का नाम सही से लिखवा दो. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भाई लोग देखिए, हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी एंड अदर्स. एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी एंड अदर्स. नेक्स्ट इसी हेडिंग में ये है ना, ये भी हेडिंग है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. मतलब कि ग्रिफिथ ने कह तो दिया
कि ये एक तरह का केमिकल है, लेकिन भाई साहब ये केमिकल है क्या चीज, ठीक है। तो अब कहानी आएगी, है ना, कि वो केमिकल क्या है। ये एक्सपेरिमेंट किया 3 साइंटिस्टों ने, उन तीनों को मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया, द एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय ओटी एवरी, सी मैक्लियोड, एंड एम मैककर्थे। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। अब इन्होंने बताया कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ, द एक्सप्लेन्ड द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चलो अब ये समझ लेते हैं कि ये केमिकल नेचर क्या है, ठीक। अब मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट, तो एवरी का एक्सपेरिमेंट देखता हूँ है क्या मेरे पास। हाँ, तो ठीक है, पहले समझने दो, सही है ना, दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक भाई। तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन करना आपको शुरू करता हूँ, है ना। इन तीनों ने क्या किया कि जो हीट किल्ड स्मूथ सेल्स थी, है ना, मतलब कि जो वायरुलेंट, तो वायरुलेंट सेल का इन्होंने क्या किया कि इसका क्या क्या निकाल लिया, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, इसके जितनी इसके बॉडी में जितना कंपोनेंट थे उन सबको निकाल लिया, है ना। और इसे क्या क्या किया, इस सेल्स को निकाला, है ना, हीट किलर सेल, इसका कैप्सूल निकाला, और इन्होंने क्या किया, इसके लिपिड निकाल दिए, पूरे बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया का एक सोल्यूशन बनाया, उस पर लिपिड और शुगर निकाल दिए केमिकल की हेल्प से, रिमूव्ड लिपिड एंड शुगर्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ हीट किल्ड एस सेल। अब बचा क्या उसमें, प्रोटीन रह गया, आरएनए रह गया, और डीएनए रिमेन, सब सब दिया हुआ है देखो साइड में। तो 3 चीजें रह गई। अब क्या किया, पहला वाला टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें एक एंजाइम डाल दिया, प्रोटीनेज। प्रोटीनेज क्या करता है, वो एंजाइम होता है विच डाइजेस्ट प्रोटीन। तो यहां पे प्रोटीनेज डाल के डाइजेस्ट प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन, इसमें कोई प्रोटीन नहीं, इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। क्या चीज है, इसमें डीएनए है और आरएनए है, 2 चीज बची, है ना। तो मतलब ये जो सोल्यूशन बचा, अब क्या कंटेन, इट कंटेन डीएनए और प्लस आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बना। अब क्या किया उसने कि डीएनए और आरएनए इस पे रह गया। अब इसका यूज क्या किया, इसमें इसने क्या किया कि आर सेल ऐड कर दी गई और देखा गया कि आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो गई, तो ये अपीयर हो गया। अब इस बात से ये मतलब होता है कि इसका मतलब या तो ये डीएनए है और या तो ये आरएनए। अभी भी कंफ्यूजन है कि ये डीएनए है कि आरएनए, ये बात प्रूफ हो गई। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, ये प्रूफ करता है कि न्यूक्लिक एसिड इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब ये ट्रांसफॉर्म करने का जो काम कर रहा है, जिसको कि ग्रिफिथ कह रहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो एक्चुअल में या तो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड 2 हो सकती है, या तो वो डीएनए है या वो आरएनए। अब देखा जाए भाई इनमें से दोनों में से कौन है। अब हमने क्या किया कि ये वाला जो सोल्यूशन था जिसमें प्रोटीन नहीं बचा, इसमें आरएनएज ऐड कर दिया। आरएनएज ने क्या कर दिया, डाइजेस्ट, ये वो एंजाइम था, इट डाइजेस्ट आरएनए। अब ना तो इसमें प्रोटीन है ना इसमें आरएनए है, इसमें क्या बचा,
ओनली डीएनए। फिर से आर सेल ऐड कर दिया गया और देखा गया कि एस सेल बन गए। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्रॉस चेक कर लिया जाए कि आखिर डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या इसमें और कुछ घुला हुआ है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर दिया है। अब हमने क्या किया कि इसमें एक एंजाइम ऐड किया, क्या? डीएनएस, जिसने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया और हमने इसमें आर सेल ऐड किया। अब आर सेल का नेचर नहीं चेंज हुआ, मतलब कोई भी स्मूथ सेल अपीयर नहीं हुई। इस बात से प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जिसको कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन कह रहा है? जिसको कि ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहा है, वो ना प्रोटीन है ना ही आरएनए है, ये डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और यही जेनेटिक मटेरियल। ट्रीट द सॉल्यूशन विद एंजाइम डीएनए आरएनए, ठीक है, एंड इस तरह से प्रूफ। बताओ क्लियर है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ उससे कोई हमें कंक्लूजन मिला नहीं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से तो ये पता लगा कि न्यूक्लिक एसिड है, बट वो हाँ है नहीं एक्चुअली। राइट, प्रोटीन। ये यहाँ से इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा आदमी था जिसने डिसअप्रूव कर दिया कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, तो पहले वो लोग कौन था? पहला वो आदमी एवरी था, ओके, है ना? यस सर। ये एक्सपेरिमेंट हुआ 1944 में। अब देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन आफ्टर 1944। ये पूछा जा चुका है। अब चाहे एम्स में चाहे नीट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कब प्रूफ हो। 1944 में प्रूफ कर दिया। किसने प्रूफ किया? एवरी के एक्सपेरिमेंट। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो? मैत्री? नो सर, नो क्वेश्चन। आमना? नो नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो सब लोगों को क्लियर हो गया। तीशा क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। चलो, तो सबको क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि द एक्सपेरिमेंट, काइंडली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट, बोर्ड में ऐसे पूछा है, काइंडली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्स दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, तब आपको एवरी मैक्लियोड, तो वहां पे आपको क्वेश्चन देख के ये भी बताना, हो सकता है आपको ये भी गेस करना पड़े कि किस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना? वहां पे बहुत बार ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलो इसका एक्सपेरिमेंट देख लो और इसको नोट कर लो। स्टार्ट कीजिए नोट करना। The only culture that received the DNA fraction of So the DNA, only culture. only culture, ये वाला, the only culture, ये कल्चर है, इसको हमने कल्चर कहा। बैक्टीरिया को जिस मीडियम में ग्रो करते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं, ठीक है ना? लिख देता हूं, कल्चर मीडियम। The only culture that receive DNA fraction of extract from virulent bacteria, produced smooth bacteria. Full stop. This proved that DNA is genetic material. This proves that DNA is genetic material, not that DNA is genetic material, not protein. Next point. Before the experiment of Avery, bracket में 1944. Before the experiment of Avery, bracket में 1944.
it was the So हाँ, before the experiment of every ब्रैकेट में 1944, it was the general a general consensus it was the general consensus among scientists it was the general consensus among scientists that सर इट वाज द जनरल was- के बाद बता दीजिए. general consensus in the scientist among scientists that protein is genetic material. Protein is genetic material, but after this experiment it was proved DNA is genetic material. DNA is genetic material, not protein. सर हाँ, आपने इस वाली लाइन के बाद कोई और बात बोली थी? नहीं, साइंटिस्ट मतलब among the scientists that protein is genetic material के बाद. मैं इसके बाद जो है after this experiment it was proved DNA is genetic material. DNA is genetic material, not protein. ठीक भाई, तो ये था हमारा सर हम फर्स्ट कल्चर में से हम लिपिड्स और शुगर निकाल रहे हैं. क्या क्या हाँ, वो लिपिड और शुगर हमने पहले ही निकाल दिया. हमने लिपिड और कल्चर जब बनाया ना, तो कल्चर बनाने में ही हमने लिपिड और शुगर निकाल दिया. नोट, अच्छा जो मैं नोट करवा दूं, नोट कर लो, ये नोट कर लो पॉइंट्स कुछ, तो इसको मैं प्रॉपर नोट ही करवा देता हूँ, है ना. इन एक्सपेरिमेंट नोट कर लो, इन एक्सपेरिमेंट they made a culture of heat killed S cells. They made a culture of heat killed S cells where heat killed S cells where the lipid and sugar was removed. And now the culture contain only protein, RNA and DNA. बताओ भाई, क्लियर है? सर क्या आरएनए और डीएनए के बारे में आपने क्या बोला? Contain protein, RNA and DNA. That's it. यस सर. ठीक है, सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हर्शे और चेस का, है ना. तो मैं हर्शे और चेस का भी एक्सपेरिमेंट आपको बता ही देता हूँ. यहां तक बताओ पहले, किसी को कोई डाउट इस वाले में? बोलो भाई, कोई No, डाउट? sir. कोई डाउट नहीं? अरे वाह, सबको समझ आ गया. चलो ये तो इजी. तो देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ नया काम नहीं किया. ये कौन सा बैक्टीरिया लिया था? इन्होंने भी कौन सा बैक्टीरिया ले लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या डिप्लोकोकस निमोनाई, है ना. हाँ, तो दोनों मतलब एक ही चीज याद रखना है. स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस मतलब एक ही चीज है, दोनों निमोनिया फैलाते हैं. बोथ आर द सेम थिंग.
अब चाहे स्ट्रेप्टोकोकस बोलो चाहे डिप्लोकोकस, बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर निमोनिया। अब देखो भाई, अब एक्सपेरिमेंट हम आपको समझाते हैं किसका, हर्शे एंड चेज का। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। हर्शे और चेज, चलो समझाता हूँ मैं हर्शे और चेज का। एक मिनट, मजा नहीं आ रहा इसमें। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, चलो मैं समझा देता हूँ, टाइम कम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगा, आप समझा देता हूँ पहले। देखो ये हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या लिया पहले बता देता हूँ। तो इन्होंने एक वायरस दिया, इसका नाम था क्या, T2 फेज वायरस। ठीक है, T2 फेज वायरस किसको मारता है, बैक्टीरिया, है ना। तो और दूसरा क्या लिया, बैक्टीरिया कौन सा लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, पहली बात। अब इन्होंने वायरस को दो तरह से तैयार किया। तो पहला वाला जो वायरस था, तो वायरस किससे मिलकर बना होता है ये पहले बताओ, जल्दी बोलो। कैप्सिड प्रोटीन हाँ वेरी गुड, और आरएनए है ना। डीएनए। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो वायरस दो चीज से, मतलब अब ये फिर से उस पर मोहर लगाई जा रही है, जो एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लियोड और मैककर्थे का, उस पर फिर से मोहर लगाई जा रही है ना। क्योंकि एवरी मैक्लियोड और मैककर्थे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दोबारा, वो तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। अब ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, जिससे हर से चीज प्रूव करेंगे कि नहीं भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, दोबारा प्रूव किया जाएगा। तो वायरस दो चीज से खुल के मिलके मिला है, प्रोटीन और प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब एक खास बात है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं पाया जाता और न्यूक्लिक एसिड में सल्फर नहीं पाया जाता। इसलिए यहां पर हमने क्या किया, सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया, और यहां पर हमने किसको कर दिया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने हर्शे और चेज ने क्या किया कि फॉस्फेट लिया, तो फॉस्फेट जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिया, दैट वाज फॉस्फेट, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, दैट वाज P15, P नहीं सॉरी P32, राइट, P32 और सल्फर 35, S35। तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड में रेडियो एक्टिव किसको बनाया, फॉस्फेट को, और प्रोटीन में रेडियो एक्टिव किसको बनाया, सल्फर। अब देखो यहां पर इन्होंने एक वायरस तैयार किया, और ये वायरस कैसा था, दिस वायरस वाज प्रोटीन कोट वाज रेडियो एक्टिव, मतलब इसके अंदर क्या था, S32 मौजूद। एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट करवा सर S32 की S35, S30, हाँ सॉरी S35, S35 और 32, S35। अब इन्होंने क्या किया कि इस वायरस से इसको इन्फेक्ट करवा दिया। तो देखो हमको पता है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो बाहर इसका जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर गिर जाता है, और डीएनए अंदर चला जाता है। देखा गया कि इस बैक्टीरिया के अंदर किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं इंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं, ठीक है, ये बात ये प्रूव करती है। दूसरे वाले केस में इन्होंने क्या किया कि एक फेज डीएनए बनाया, इसका डीएनए रेडियो लेवल था,
तो इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फेट कितना 32 डीएनए में। अब फॉस्फेट 32 से लेबल डीएनए, ये वायरस इससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा दिया। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई को इन्फेक्ट करा दिया। देखा गया कि जो बैक्टीरिया है उसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई। इस बात से प्रूव कर दिया गया कि ये डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए। ये एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेज का। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, आया क्या समझ में? एक बार देखिए और सर बताइए। तो अगर सल्फर भी रेडियो एक्टिव है तो फिर वो उसके अंदर जाने पे क्यों नहीं पाई गई? रीजन ये है कि देखो उसका ना, जेनेटिक मटेरियल क्या है इसमें? क्योंकि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं होती। क्या ट्रांसफर होता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का कवर तो बाहर ही गिर जाता है। तो जब प्रोटीन नहीं ट्रांसफर होगी तो रेडियो एक्टिविटी कहां से जाएगी? हाँ सर, अच्छा ठीक है ना? मुझे लगा था कि बैक्टीरिया के सॉरी वायरस के अंदर डाल दिया है हाँ, S35 हाँ, पर वो हाँ, प्रोटीन मतलब कवर पे था। ना वायरस के कवर में था। तो उसने वायरस, क्योंकि प्रोटीन जो कवर है वही रेडियो एक्टिविटी लेगा, है ना, क्योंकि कवर ही होता है जो रेडियो उसका बना होता है यस ना। ठीक है। समझ आया क्या मैत्री? जी। यस सर, आ गया। आ गया। बाकी लोग बताओ भाई। अनुष्का, देव्यम, देवांशी, जुआरिया, साद, ईशा, सब लोग को समझ में आ गया? यस सर। देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और हेडिंग डालो, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इनका नाम था, मैं सर नाम ये बता। नीचे वाला क्या डायग्राम बना हुआ है? और कौन ये एक्चुअली क्या, ये नीचे क्या हुआ कि ये पहले फेस को ग्रो किया गया है ना। एक्चुअली अब ये वायरस जो नॉर्मल वायरस होता है उसमें S35 नहीं पाया जाएगा प्रोटीन में। तो पहले तो हमको वो वायरस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बैक्टीरिया को इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताऊंगा। एक बैक्टीरिया को पहले क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं किसमें, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं S35 मीडियम में, है ना। अब फिर उसमें वायरस डाल देते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस ग्रो करता है। अब जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस ग्रो होगा उसके कोट में S35 निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब उस वायरस को अलग करेंगे, फिर उस वायरस को अलग करके फिर इसको इन्फेक्ट करेंगे। कहानी ऐसी ही कुछ। नहीं समझ में आएगा ना? कंफ्यूज हो गए? ठीक सर, आगे समझ में। तो हमको पहले तो रेडियो लेबल्ड वायरस बनाना है। आप इन्फेक्ट तो बाद में करवाओगे, यहाँ पे हमको पहले रेडियो लेबल्ड वायरस बनाना पड़ेगा। तो एक बार रेडियो लेबल्ड वायरस बनाएंगे जो सल्फर से रेडियो एक्टिव होगा, दूसरा वाला फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक, तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में मिले फिर। कोई डाउट हो पूछे? सर मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना था सर। आपने जो वहां पर लिखा हुआ था कुछ ले लो बोर्ड पे, आप। तो इस पे नहीं, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे रुको, इसको हटा देता। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले सब लोग। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको। अच्छा, ये जो लिखा था ये वाला। यस सर हाँ बोलो अन्ना। सर निष्कर्ष सर से बात हुई थी, उन्होंने वेडनेसडे की क्लास का कहा है वेंसडे को ले लेना। 8 बजे से 9 हाँ 8 बजे ले तक। लेना, ठीक है, 8 से 9 ले लेना। जी सर। हम सबको आना है? नहीं मतलब आमना को कुछ डाउट होगा, डाउट इसको कुछ, या इसकी क्लास शायद छूट गई थी, ऐसे कुछ। सर वो आपने सेंड नहीं कर सर, क्लास छूटी नहीं थी, डाउट ही अच्छा है। डाउट है। अच्छा हाँ, निष्कर्ष जी का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझसे बोला, मैंने बोला ठीक है वेंसडे को दे दो। सर। ये तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, 15 नहीं कोई मिनट दिक्कत नहीं, लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई, और देखो टाइम है तो आप आराम से कोई भी डाउट पूछो। हाँ मैत्री बोलो। सर आपने वो भेज दिया था उनको 2 जो भेजे थे, क्या? सही इमेजेस। रुको यार, अभी क्या, अभी मैं भेज देता हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। मैं निष्कर्ष को भी मेल कर देता हूँ। निष्कर्ष को मेरे पास मेल आया है अभी। मैत्री तुम्हारे सामने मैं मेल कर देता हूँ। कौन सी इमेज बताई तुमने मैत्री? सर एक टर्नर सिंड्रोम जिसमें रुको, मुझे फोल्डर खोलने दो। बहुत सारे फोल्डर है मेरे पास जेनेटिक्स में। एक टर्नर वाला तुम्हें भेजना है, ठीक है।
कौन सा डाउन सिंड्रोम वाला, टर्नर सिंड्रोम वाला? एक कंपेयर वाला था सर एक मेल और फीमेल बने थे टर्नर सिंड्रोम में। रुको रुको और रुको 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 होल्ड करो, मुझे देखने के पहले गया कहाँ वो, खोजने दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्लीन फिल्टर और टर्नर का था। हाँ एक तो ये हो गया, ठीक है। और बताओ, और क्या था? सब वो अपने बच्चे का भी इंक्लूड कर दिया, वो बच्चे को। मैं बच्चे वाला भी कर देता हूँ, डाउन सिंड्रोम का था वो। और बताओ, बस बस सर, बस सर। ठीक है। मैंने उनको मेल कर दिया, आप उनसे बोलना कि जेनसेट आपको मेल किया है ना। यस सर। हालांकि मैंने लिख दिया कि प्लीज शेयर विद मैत्री, है ना, तो वो आपको शेयर कर दें। ठीक, चलो आपका काम हो गया, डन। यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं भाई लोगों नेक्स्ट क्लास में सब लोग, है ना। किसी को अगर थैंक कोई डाउट